हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सीडीपी के अंतर्गत जो मैं सीरीज आप लोग के लिए एमसीक्यूज के माध्यम से लेकर के आता हूं डेली। तो सीडीपी का आज देखा जाए दोस्तों, तो आज क्लास संख्या 9 होगा। और दोस्तों, यह सेशन है, डेडिकेटेड है सेशन। सी टेट 2022 क्वालिफाई आप करें, उस दिशा में पूरा प्रयास है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी का। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे, उसका नाम है दोस्तों नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको एनसीएफ 2005 के नाम से आप ज्यादा अच्छे ढंग से जानते हो। तो दोस्तों, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो लोग अभी तक चैनल को मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ एक लाइक आप करेंगे और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन, पहला प्रश्न मैं मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के अंतर्गत आप लोग के लिए लेकर के आ चुका हूँ। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? पहला प्रश्न है, ऑप्शन देख लेते हैं। सभ्यता और प्रगति, दूसरा ऑप्शन है गीतांजलि, तीसरा ऑप्शन है गोदान और चौथा ऑप्शन है विज्ञान एवं तकनीक। पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभ्यता और प्रगति। तो एक का पहला जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। क्या आता है? पहला ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्योंकि यह एमसीक्यूज का सेशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो हर एक प्रश्न के चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक सही होगा, उसी को हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है। पहला ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, दूसरा है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, तीसरा है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत कौन सी चीजों को शामिल किया गया है? तो पढ़ाई की रटंत प्रणाली से मुक्ति, यानी दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? नंबर 2, यानी पढ़ाई की रटंत प्रणाली से मुक्ति लक्ष्य रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में जो कथन दिए गए हैं, इसमें से चारों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी सही कथन जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार, जो मार्गदर्शक जो गाइडलाइन जो थ्योरी दिए गए हैं, उसमें कौन सा कथन सही है? पहला देखते हैं, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। तीसरा है, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। और चौथा है, ऐसी अभिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पे आधारित हो। तो दोस्तों, जैसा कि प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो थर्ड जो कथन है, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, यही लक्ष्य रखा गया। तो तीसरा जो ऑप्शन है आपका, वह बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेजी के साथ एक एक प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक, यानी एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार सीखना को क्या कहा गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, तीसरा है सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है और चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपके सही होंगे। और एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना को क्या कहा गया है? तो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया कहा गया है। यानी पहला जो ऑप्शन है आपका नंबर 1, यह बिल्कुल ही दोस्तों सही जवाब है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है? यानी जब बच्चे पढ़ते हैं तो ए बी सी डी ऑप्शंस दिए गए हैं।
इसमें से कौन कौन से मिल करके बच्चों को सक्रिय एक्टिव रखते हैं पढ़ने के दरमियान? पहला है ए, अन्वेषण करना, बी है प्रश्न पूछना, तीसरा है वाद विवाद करना और डी है विचारों की रचना करना। कूट दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, दूसरा है बी और सी सही है और तीसरा है सी और डी सही है और चौथा है उपयुक्त सभी सही है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो बच्चों को पढ़ाई के दरमियान जो सक्रिय रखता है, तो जितने भी चारों यह जो दिए गए ए, बी, सी एवं डी, चारों सही है। यानी अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, विचारों की रचना करना, यह सभी जो है ना सही जवाब है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? इस प्रकार से नियोजित करने की आवश्यकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अभिरुचियों के अनुरूप, दूसरा है आर्थिक स्तर के अनुरूप, तीसरा है सामाजिक स्तर के अनुरूप, चौथा है शारीरिक स्तर के अनुरूप। 4 ऑप्शन है और इसमें से जो सही जवाब होगा दोस्तों, शिक्षा को बाल केंद्रित यानी अभिरुचियों के अनुरूप अगर रखा जाए तो परिणाम बेहतर होंगे। तो पहला जो ऑप्शन है वह बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है बच्चों के शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? 4 ऑप्शन। योग पहला ऑप्शन दिया हुआ है, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों देखा जाए तो बच्चों के शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए योग भी जरूरी है, औपचारिक खेल भी जरूरी है, अनौपचारिक खेल भी जरूरी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक का रोल क्या होना चाहिए पर्टिकुलर कक्षा में? तो देखिए पहला ऑप्शन है एक प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 नंबर प्रश्न देखा जाए दोस्तों तो एक मोटिवेटर प्रेरक के रूप में शिक्षक की भूमिका को एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो है ना यह कहा गया है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 1, यानी शिक्षक का रोल होना चाहिए एक उत्प्रेरक के रूप में एनसीएफ 2005 के अनुसार। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? यानी 4 जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक कथन गलत है? पहला कथन है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, यही दोस्तों तीसरा आपका गलत है। चौथा स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो नंबर 3 जो है ऑप्शन दिया हुआ है यही आपका दोस्तों क्या है? सही जवाब है। यही आपका इंफॉर्मेशन रॉन्ग है एनसीएफ 2005 के अनुसार। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? प्रश्न ध्यान से देखेंगे, एक एक ऑप्शन को देखेंगे उसके बाद सही उत्तर देंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई जो अल्पसंख्यक है उस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए? ऑप्शन है उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, उपयुक्त में से सभी में। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार यह कहा गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनको उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाए तो बेहतर परिणाम होगा, यानी सही उत्तर होगा नंबर 1 उनकी मातृभाषा में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोणों को माध्यम से लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। पहला ऑप्शन है सामूहिक निर्णय,
एकल निर्णय, स्व निर्णय और इनमें से कोई नहीं। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के अंतर्गत सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1 आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? यह 4 विधियां दी गई हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। पहला जो ऑप्शन है वार्षिक परीक्षाएं, दूसरा है दैनिक गतिविधियां, तीसरा है अर्धवार्षिक परीक्षाएं और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का जो सही तरीका होना चाहिए वह दैनिक गतिविधियां को के द्वारा जो है ना आप सही से आकलित कर सकते हैं बच्चों के विकास को। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भीड़ वाली भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात निरर्थक है। जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है पिछड़े, दूसरा है सामान्य, तीसरा है कक्षा केंद्रित और चौथा है सृजनशील। यानी जो भीड़ भाड़ वाले जो कक्षा होते हैं उसमें अध्यापन की बात करना बहुत ही ज्यादा जो है निरर्थक है। तो इसकी सृजनशीलता की बात करना बिल्कुल निरर्थक है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही ऑप्शन आपका है नंबर 4। यानी भीड़ भाड़ वाले क्लास में बच्चों को आप सृजनशील नहीं बना सकते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? अपनी, पहला ऑप्शन अपनी असफलता को, दूसरा स्कूल की असफलता को, तीसरा समाज की असफलता को और चौथा परिवार की असफलता को। यानी कोई बच्चा अगर फेल होता है तो क्या दर्शाता है? तो बच्चा अगर किसी स्कूल के अंतर्गत फेल होता है तो वह स्कूल की असफलता को दर्शाता है। यानी सही उत्तर आपका नंबर 2 हो जाएगा। यानी यह फेल्योर किसका है? तो वह स्कूल का फेल्योर माना जाता है। चलिए 15 नंबर देखते हैं प्रश्न। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। 4 आपके लक्ष्य दिए हुए हैं। पहला जो लक्ष्य दिया हुआ है तार्किक ढंग से सोचना, दूसरा है अमूर्तनों का निर्माण करना, तीसरा है संचालित करने की योग्यता का विकास करना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य चारों को रखा गया। यानी जो उपयुक्त जो 3 आपके ऑप्शंस है यानी उपयुक्त सभी जवाब आपका सही है। यानी 15 का जो सही उत्तर है वह उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। गणित पहला ऑप्शन, पर्यावरण, भाषा और मातृभाषा। 16 नंबर का प्रश्न अगर देखा जाए तो पर्यावरण की चिंताओं यानी यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यानी पर्यावरण आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल करने पर बल दिया जाना चाहिए? कला विषय के स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक, दूसरा प्राथमिक, तीसरा उच्च प्राथमिक और चौथा इनमें से सभी स्तरों पे। तो 17 का कला संबंधी जो आर्ट्स विषय होते हैं, कला संबंधी मानविकी संबंधी जो विषय होते हैं स्कूल में सभी स्तरों पे, प्राथमिक स्तर पे भी, पूर्व प्राथमिक और उच्च माध्यमिक सभी स्तरों पे इसको लागू किया जाना चाहिए। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? शिक्षा के बोझ पहला ऑप्शन, शिक्षा के बोझ के बिना, शिक्षा बिना बोझ के, तीसरा ऑप्शन शिक्षा के पर्यावरण और चौथा ऑप्शन है शिक्षा पर्यावरण के बिना। तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा शिक्षा बोझ के बिना। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों
बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से पाठ योजना को दर्शन किसने दिया है? पाठ योजना का दर्शन किसने दिया है? ऑप्शन हर्बर्ट, दूसरा गिलबर्ट, एल्बर्ट और हर्जबर्ग। तो पाठ योजना दर्शन को डेवलप करने का कार्य किया गया हर्बर्ट महोदय के द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1। 19 का एक सही उत्तर होगा। चलिए 20 प्रश्न को देखते हैं। गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है। गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है। पहला ऑप्शन है वे प्रत्येक बच्चों पर ध्यान दे सके, दूसरा है किसी खास बच्चे पर ध्यान दे सके, तीसरा है वे अपना मूल्यांकन करें और चौथा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है कि वे प्रत्येक बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर सके, यानी प्रत्येक बच्चा पे अगर ध्यान केंद्रित अध्यापकों के द्वारा की जाती है तो उसको बेहतर माना जाता है। तो सही उत्तर आपका नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। 20 का नंबर 1 करेक्ट जवाब है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है, खासकर विद्यालय स्तर पर जब इसकी आधारशिला रखी जाती है। विद्यालय स्तर पर अनुशासन का महत्व क्या है? दोस्तों महत्व पूछा गया है अनुशासन का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक जवाब आपका सही होगा। पहला ऑप्शन है केवल शिक्षकों के लिए, दूसरा है केवल छात्रों के लिए, तीसरा है शिक्षक और छात्र दोनों के लिए और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑब्वियस है दोस्तों, अनुशासन जितना छात्रों के लिए जरूरी है उतना ही शिक्षकों के लिए जरूरी है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 3, यानी छात्र और शिक्षक दोनों के लिए अनुशासन आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। करिकुलम जो है किस ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की ओर, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया और चौथा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, यानी सही उत्तर आपका हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा? छोटे जो शिक्षार्थी हैं, जो समवयस्क है, उनके साथ अंतः क्रिया करने से क्या लाभ होगा, उसी के विषय में है। 4 ऑप्शन है, चारों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और सही उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला कथन है शिक्षक कक्षा में बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकेंगे, वे एक दूसरे के प्रश्नों को उत्तर दे सकेंगे, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके और वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। तो दोस्तों यही आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी सोशल जो स्किल्स है दोस्तों, बच्चे आसानी से सीख सकते हैं एक दूसरे के साथ अगर अंतःक्रिया उनके द्वारा किया जाता है तो। चलिए 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है, यानी जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार गलतियां किस कारण से महत्वपूर्ण होती है, इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दूसरा ऑप्शन है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तीसरा ऑप्शन दिया है यह बच्चों को विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। चौथा ऑप्शन दिया गया है यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों अगर देखा जाए इस प्रश्न का सही जवाब होगा तीसरा, यानी थर्ड जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में
सहायता करती है। चलिए आज का जो है ना लास्ट प्रश्न हम लोग जो है ना करते हैं, 25 प्रश्न आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और शेयर अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। चलिए अंतिम प्रश्न, और मैं आपको बताना चाहूंगा यह प्रयास है सीडीपी के अंतर्गत। सीडीपी का लगातार जो है ना 9th क्लास जो है ना मैं आप लोग के लिए अपलोड किया हूँ 9 वीडियो सीडीपी का, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ईवीएस का भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड किए जाते हैं, 4 वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे सीडीपी यानी सीटेट 2022 से संबंधित प्ले लिस्ट खोलिए और सभी वीडियो को देख लीजिए एग्जाम देने के पहले तक। और आप लोग को पता भी होगा अब 28 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग तैयारी अंतिम चरण में है आपकी तैयारी। तो इन प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण है वीवीआई है तो देख करके अगर जाएंगे तो लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। तो दोस्तों यह सीटेट 2022 को तैयारी कराने के दरमियान एमसीक्यूज के माध्यम से हमारा यह प्रयास है, तो निश्चित रूप से आप लोग इस प्रयास के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब आप कर लीजिए, नोटिफिकेशन समय पे आपको मिलेगा। तो अन्य जो चाहे यूपीएससी बीपीएससी या यूजीसी नेट जेआरएफ सीटेट जितने भी टाइप्स के जो आपको एग्जामिनेशन कोई लोग भी देते हो तो उनको जो है ना हमारे चैनल से लाभ मिलेगा। चलिए अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अधिनायकीय, दूसरा ऑप्शन है अनुमति परक, तीसरा है सुविधादाता और चौथा है सत्तावादी। तो दोस्तों आप सबको आसानी से शिक्षक की जो भूमिका होती है वो प्रोवाइडर यानी सुविधादाता की होती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को जल्द से जल्द आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सीटेट के अलावा आप में से जो लोग भी यूपीएससी का तैयारी करते हो और नए पैटर्न के आधार पे बीपीएससी की तैयारी बेहतर ढंग से, हमारे मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी में अवस्थित है, तो आप अगर मोतिहारी के अगल बगल के हैं तो जरूर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, और निश्चित रूप से यूपीएससी संबंधी आपको गाइडेंस मिलेगा, बीपीएससी संबंधी, और साथ ही साथ जो लोग हायर एजुकेशन यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा। वन डे एग्जामिनेशन के जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो जीएस का पोर्शन है वह टोटल आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। दोस्तों बिहार दारोगा का स्पेशल बैच आप लोग के लिए लॉन्च किया गया है, तो जरूर आप जुड़िए। आप जो है ना इन नंबर जो दिए गए हैं इस पे जरूर कांटेक्ट कीजिए, और निश्चित रूप से अगर मोतिहारी के आसपास आप रहते हैं तो लाभ उठाना बिल्कुल भी आप चूकिए नहीं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगले वीडियो तक के लिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और दोस्तों अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अच्छे ढंग से 2022 में सीटेट को क्वालिफाई कर लीजिए और अपने करियर को सिक्योर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।